गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे फिल्म्स एंड एजुकेशनल फिल्म्स। तो इसमें क्या है कि फिल्म और शैक्षणिक फिल्म पर एक संक्षिप्त टिप्पणी अथवा नोट लिखना है हमें। तो फिल्में जो है वो 3 प्रकार की होती हैं, 16 मिलीमीटर, 35 मिलीमीटर और 8 मिलीमीटर। इनमें से 16 मिलीमीटर वाली फिल्में शैक्षणिक फिल्मों के लिए प्रयोग में ली जाती हैं। 35 मिलीमीटर वाली फिल्मों का इस्तेमाल चित्रपटों के लिए करते हैं और 8 मिलीमीटर का इस्तेमाल शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग होने लगे हैं। ये फिल्म मूक और सवाक दोनों हो सकती हैं। मूक फिल्में शिक्षण के क्षेत्र में विशेष उपयोगी मानी जाती हैं। इन्हें शिक्षण की विभिन्न स्थितियों को अनुरूप बनाया जा सकता है, क्योंकि अवसर और स्थिति के अनुसार अध्यापक उपयुक्त व्याख्या इनकी दे सकता है। सवाक फिल्म में उसकी एक और ध्वनि रिकॉर्ड रहती है, जिससे फिल्म में चित्र में सजीवता आ जाती है। मतलब इसको हम लिविंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। शैक्षिक फिल्म में क्या क्या होता है? इन फिल्मों का निर्माण प्रशिक्षण संबंधी परियोजनाओं को ध्यान में रखकर होता है। इन्हें 3 भाग में डिवाइड किया है। कक्षाओं में पढ़ाई जाने वाली शैक्षणिक फिल्म, समाचार फिल्म और वृत्त चित्र। अब देखते हैं क्लासरूम एजुकेशनल फिल्म में क्या कहते हैं। कहते हैं भारतीय शिक्षा शास्त्रीय शिक्षा के हर स्तर पर इनके महत्व को स्वीकारते रहे हैं। इसी के फलस्वरूप राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के दृश्य श्रव्य शिक्षा विभाग नई दिल्ली के केंद्रीय पुस्तकालय में 16 मिलीमीटर वाली शैक्षणिक फिल्मों की संख्या 6000 से अधिक हो गई है। इनका उपयोग हम शिक्षण संस्थाओं में करते हैं। भारत सरकार के फिल्म डिवीजन ने इस परिषद के सहयोग से स्वास्थ्य विज्ञान, भौतिकी, रसायन, गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषयों के विशिष्ट प्रकरणों के अध्ययन में और कराने में सहायता प्रदान करने के लिए कई तरह की फिल्में तैयार भी करी हैं। न्यूज़ फिल्म में क्या होता है कि भाई इन फिल्मों को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष महत्व है। इनको 35 मिलीमीटर में तैयार करते हैं। टेलीफिल्म, इन फिल्मों के निर्माण में भारत सरकार के फिल्म डिवीजन ने विशेष प्रगति की है। इसमें रविन्द्रनाथ, कोणार्क, खजुराहो, होली हिमालयाज, भारतनाट्यम और दी हिमालयाज की फिल्में शामिल हैं। अब फिल्म स्टेप्स की बात करते हैं। कहते हैं हर सहायक सामग्री का महत्व इसलिए है कि स्लाइडों द्वारा विभिन्न विषयों की सूक्ष्म बातों को पर्दे पर हम दिखा सकते हैं। साथ साथ पाठ की कठिन और बारीक बातों को भी हम अपने कथन द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। जब देखने और सुनने की प्रतिक्रिया साथ चलती है तो पाठ सरल और अच्छा लगता है सुनने में। परिणामस्वरूप विद्यार्थियों को ज्ञान ग्रहण करने में कठिनाई नहीं होती है। और फिर हर 35 मिलीमीटर की फोटोग्राफी को फिल्म पर उतार लिया जा सकता है। इस फिल्म पट्टी को कक्षा के सामने चित्रदर्शक द्वारा पर्दे पर बड़ा करके हम दिखा सकते हैं। इससे पाठ सरल, रोचक और सजीव बन जाता है। तो यहाँ पे जो फिल्म पट्टियाँ हैं 2 प्रकार की होती हैं, मूक फिल्म पट्टियाँ और सवाक फिल्म पट्टियाँ। जैसे एक डायग्राम एक आप देख पा रहे हैं, तो अब इसको भी आप पर्दे पर दिखा सकते हो। चुने की अंकुरण की अवस्थाएं। कह रहे मूक फिल्म पट्टियों को जब प्रोजेक्टर पर हम दिखाते हैं तो ऐसे फिल्म चलती है, अध्यापक उसी के वर्णन करता रहता है। एक पट्टी को जब तक नहीं हटा सकते जब तक कि विद्यार्थी के बारे में समझ न लें, और फिर इससे हटाकर अन्य मूक पट्टी लगा दी जाती है। लेकिन 1930 ईस्वी के बाद स्वाक या शाब्दिक चित्र पट्टी का भी आविष्कार हो चुका है। इसमें भी चित्र पट्टी की भांति ही 25 मिलीमीटर की फिल्म पर एक फ्रेम वाले चित्र होते हैं। शीर्षकों के साथ ही इसका विवरण चित्रों से पूर्ण संबंध रिकॉर्ड द्वारा सुनाया जाता है। पर्दे पर प्रदर्शित चित्र के परिवर्तन का संकेत घंटी की मंद ध्वनि से दिया जाता है। मशीन हर समय चालक के नियंत्रण में रहती है, इसलिए आवश्यकता अनुसार किसी चित्र को वांछित समय तक पर्दे पर रोका जा सकता है। इस यंत्र से फिल्म खंड को प्रदर्शित किया जाता है। इसे फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर हम कहते हैं। अब शैक्षणिक गुण क्या है? तो पहला है सजीवत की, जो भी आप चीज़ देखते हो उसको लिविंग आप समझ सकते हो, लिविंग तौर पे दिखाया जाता है। चित्र विस्तारक यंत्र से अधिक प्रभावशाली है, सस्ता भी है, हल्का भी है, टूटने का खतरा भी नहीं, कमरे में अंधेरा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, विस्तार पूर्वक जानकारी हमें यहाँ मिल सकती है, रोचक और नियमित होती है, स्थायी ज्ञान प्राप्त करने में हेल्पफुल है, अध्यापक और छात्र दोनों के लिए सक्रिय, मतलब यहाँ पे अध्यापक और छात्र दोनों ही एक्टिव रहते हैं। सारांश सरलता से प्रस्तुत हम कर सकते हैं, दोहराने में सहायक ज्ञान का सरलता से आ जाना भी यहाँ पर एक इसका गुण है। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात यहाँ पर कौन कौन सी है? तो कहना चित्र पट्टी के प्रयोग से पहले छात्रों को मानसिक रूप से हम तैयार करते हैं। प्रत्येक फ्रेम को उतनी देर दृष्टि के सम्मुख रखना जितनी देर से मैं अपने शीर्षक को पढ़ सके। इसके अलावा कक्षा में बालकों को चित्रदर्शक से फिल्म पट्टियों द्वारा विभिन्न विषयों से संबंध रखने वाले चित्रों को आवश्यकता अनुसार लगातार और एक एक करके दिखाना चाहिए। फिल्म पट्टी प्रकरण संबंध होनी चाहिए, नहीं तो उसका इस्तेमाल व्यर्थ होगा। फिल्म पट्टी प्राय जनसाधारण की भाषा में होनी चाहिए, वरना यह विद्यार्थी की समझ में नहीं आएगी।
इसके अलावा फिल्म पट्टियों को दिखाते समय अध्यापक पाठ की कठिन और सूक्ष्म बातों को अपने कथन द्वारा स्पष्ट करता जाए। अब आता है आपका फोटोग्राफ, क्या है और क्या इसका महत्व है। तो अगर आधुनिक युग में अगर हम बात करें तो फोटोग्राफ भी प्रभावपूर्ण दृश्य साधन की भूमिका निभाने लगे हैं। अध्ययन अध्यापन में फोटोग्राफिक कैमरे के द्वारा की गई वस्तुओं, व्यक्तियों, मतलब होता क्या है कि आप कैमरे से किसी भी चीज़ की फोटोग्राफ कर सकते हो, उसका इस्तेमाल आप बच्चों का कर सकते हो, बच्चों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि हाँ भाई ऐसी चीज़ को एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। हम फोटोग्राफ की हेल्प से जो है आपका छोटी वस्तुएं, जीवाणु, अंकुरणों, इन सबको हम देख सकते हैं। मतलब छोटे से बड़े बड़े हम जो है फोटोग्राफी से अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से फोटोग्राफ उसके खींच सकते हैं। अगर घूमने जाएं तो वहाँ के फोटोज ले लें, बच्चों को दिखाएं, उसको वहाँ की संस्कृति, रहन सहन के तरीके, रीति रिवाज, नदियाँ, पर्वत, वन, सागर, ये सब बच्चों को हम शो कर सकते हैं। उसके बाद इसके अच्छे चित्रण के गुण क्या है। तो पहला आकार, कि आकार इसका बिल्कुल स्पष्ट होता है, इतना बड़ा हो कि उसे पूरी तरह से हम स्पष्ट रूप से दिखा सकते हो। इतना छोटा होगी यदि फोटोग्राफर का छोटा होगा तो किसी विद्यार्थी को कोई स्पष्ट रूप दिखाई नहीं देगा। स्पष्टता, जो आप फोटोग्राफ दिखाना चाह रहे हो वो क्लियर होनी चाहिए, रियलिटी इसमें शो हो, पर्पस को दिखाने का मतलब अगर एक फोटोग्राफ दिखा रहे हो तो आपका उसके पीछे ये उद्देश्य हो कि आप किसी उद्देश्य की पूर्ति वहाँ कर रहे हो, किसी शैक्षणिक उद्देश्य की पूर्ति वहाँ पे हो रही है। तकनीकी दृष्टिकोण से उपयुक्त होना चाहिए। लाभ क्या है इसके, कि फोटोग्राफी से विद्यार्थी की कलात्मक रुचियों में विकास आने की सहायता होती है। एक विद्यार्थी की कल्पना शक्ति को विकसित यहाँ पे करते हैं। कुछ ऐसे दृश्य जिन्हें शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर सकते वो हम यहाँ पे इसको दिखा सकते हैं। बच्चों को मौखिक वर्णन की अपनी सीमा होती है। फोटोग्राफ पाठ्य वस्तु को हल करने में, समझाने में वर्णन से संभव नहीं हो पाता है। फोटोग्राफ पाठ में रुचि लाने में हेल्पफुल होता है। बच्चा फोटोग्राफ को देखकर जो है बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। स्रोत क्या है फोटोग्राफ्स के, तो करें बाजार से प्राप्त फोटोग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हो, पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में अपने छपने वाले फोटो का इस्तेमाल कर सकते हो, अध्यापकों और विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए फोटो का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं पिक्चर्स के बारे में, चित्र के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर चित्र की बात करें तो करें शिक्षक के दृश्य साधनों में चित्रों का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। चित्रों के प्रति बच्चे स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। अगर आप बच्चे के देखो बुक देखो छोटे बच्चे की, तो उसमें आपको जो शब्द लिखा गया है, अगर आ से अनार लिखा है तो आ से अनार की फोटो हमें बनी होगी। मतलब चित्र जो है बच्चों की पुस्तकों में बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। बच्चे चित्रों का इस्तेमाल बड़े छोटे सभी विद्यार्थी आकर्षित होते हैं। उसका इतिहास पढ़ते समय महान पुरुषों, राजाओं, महत्वपूर्ण व्यक्तियों, उनकी बच्चों को फोटो देखना बहुत पसंद है। लेकिन इस यहाँ पे कुछ बातें यहाँ पे ध्यान देने वाली हैं जब आप इनका प्रभावशाली प्रयोग करें कि चित्र पाठ के अनुकूल हो, वह सुंदर और आकर्षक हो। एक समय में बहुत से चित्र एक साथ नहीं दिखाने चाहिए। विद्यार्थियों को चित्रों संबंध विचार और शंका व्यक्त करने के लिए उत्साहित करना चाहिए। ठीक है, ऐसे यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है कि भाई हम जो बात करें तो अगर ऐसा भूगोल शब्द है या भूगोल और सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है उससे रिगार्डिंग ही आपको इस तरह से चुनाव करना है अपने चित्र का कि वो चित्र आपके सब्जेक्ट से संबंध रखता हो। अब इसकी तैयारी कैसे करें, तो पहला है कि भाई फ्री हैंड ड्राइंग या पेंटिंग आप कर सकते हो, ट्रेसिंग कर सकते हो, काट कर अलग पेपर पर चिपका सकते हो, एपिडोस्कोप की सहायता से आप इसकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, अगला है इसके लाभ कौन कौन से हैं चित्र, अच्छे से चित्र के। तो सस्ते और सुगंध से उपलब्ध हो जाते हैं, विवरण अच्छा देते हैं, स्पष्टता और रोचकता इसमें दिखाई देती है, बच्चा बड़ा आकर्षित होता है इससे। वास्तविकता ज्ञान देने में भी हेल्प करते हैं, विचारों के संगठन में भी सहायक होते हैं। आवश्यक गुण कौन से कि आकार एप्रोप्रिएट होता है, स्पष्टता इसमें दिखाई दे रही है, प्रदर्शन के लिए उपयुक्त स्थान, उचित समय और स्थान पर प्रयोग हम इसे कर सकते हैं, समानुपात होते हैं, सार्थकता इनकी होती है, चित्र में बहुत बातों की भीड़ नहीं होनी चाहिए, शुद्धता होती है इसके चित्र आयु और अवस्था के अनुसार होने चाहिए, सौंदर्यपूर्ण चित्र होने चाहिए, बच्चा उनको देख के एकदम से उसको तरफ आकर्षित हो, प्रमाण युक्त चित्र होना चाहिए, अर्थपूर्ण चित्र हो, व्याख्या अच्छे से कर पा रहा हो जो भी इसका उद्देश्य है, स्पष्ट ज्ञान वाली वस्तुओं को चित्र दिखाना व्यर्थ है। उद्देश्यपूर्ण होने के बाद चित्र को सामने से हटा देना चाहिए। चित्रों में बनावटीपन नजर नहीं आना चाहिए, शैक्षणिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग चित्र होने चाहिए, दिखाने की विधि आपको इस्तेमाल करनी है, संग्रह चित्र को आपके पास होना चाहिए, संकेत झंडे का इस्तेमाल करें, देखभाल करें चित्र की कि वो फटे नहीं या उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। आगे भी है कि चित्रों का उचित चयन आपको करना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण तर्क क्षमता आप में इतनी हो कि जो भी आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड ही आपको चित्र होना चाहिए।
उचित मार्गदर्शन आप चित्र के थ्रू समझा सकते हैं बच्चे को। छोटे बच्चों के रंगीन चित्र होने चाहिए, एक चित्र को बार बार नहीं दिखाना चाहिए। विश्लेषण शक्ति का विकास बच्चों का यहाँ पे होता है। चित्र प्रस्तुत करने से पहले सामान्य जानकारी बच्चों को देनी चाहिए। चित्र आवश्यक अध्यापक का सहायक है, उनका स्थान नहीं ले सकता। मतलब जो स्थान अध्यापक का है ना, वो कोई नहीं ले सकता, चाहे चित्र हो, चाहे फिल्म हो, चाहे कोई भी हो, अध्यापक से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। अगला है संकेतात्मक मानचित्र और स्थानीय क्षेत्र मानचित्र, आइकॉनिक मैप्स एंड लोकल एरिया मैप्स। तो इसमें क्या कह रहे हैं, सामाजिक अध्ययन जैसे विषय में अन्य किसी सहायक सामग्री की अपेक्षा मानचित्र का विशेष महत्व है। स्कूल के बालकों हेतु तैयार की जाने वाली सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में प्राय अनेक चित्र और मानचित्र होते हैं, लेकिन जो खेद की बात है वो ये कि सामाजिक अध्ययन पढ़ते समय बालक ना तो उनका उचित प्रयोग कर पाते हैं और ना उनका पूरा मूल्य समझते हैं, और यदि मानचित्र दिए भी जाएं तो उनको उन्हें पढ़ना नहीं आता है। अतः मानचित्र अध्ययन शिक्षक का वह महान कर्तव्य हो जाता है कि सामाजिक अध्ययन पढ़ाते समय वह बालकों का ध्यान मानचित्र की ओर आकर्षित करे और उन्हें सदुपयोग सिखाए। उनकी स्थिति, भौतिक विशेषताएं, प्राकृतिक साधन, आर्थिक उत्पादन, राजनीतिक आंकड़े और जलवायु आदि ये सब बातें बताई जानी चाहिए। अब बालकों द्वारा मानचित्र का कार्य क्या हो, मानचित्रों के शिक्षण में महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रयोग करने के अलावा विद्यार्थियों को भी मानचित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस प्रकार के रचनात्मक कार्य जहां बालकों को आनंद की प्राप्ति होगी, वहां उनके ज्ञान में भी वृद्धि होगी, क्योंकि मानचित्र में रेखाओं, चिन्हों, रंगों और अनेक प्रकार के संकेतों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अभी से ये मैप के सिंबल्स बने हुए हैं, ये रेल मार्ग होते हैं इस तरह से बने हुए हैं। तो ये रेल मार्ग है, ये पहाड़ बनाते हैं, ये रेगिस्तान है, और ये जो है ये इस शेप में हम पठार बनाते हैं, किसमें, मैप के अंदर। अब कुछ अंग होते हैं महत्वपूर्ण अंग मानचित्र में, कि दिशाओं का प्रयोग वहां किया जाता है। एक मानचित्र छड़ लगे हुए ढांचे पर अंकित किया जाता है, जो समांतर रेखाएं और देशांतर रेखाएं को एक प्रकार से जाला होता है, और हम ग्लोब पर देखते हैं तो उसके द्वारा हम पृथ्वी पर छोटे से छोटे स्थान को भी आसानी से खोज सकते हैं। दूसरा है दूरी का प्रयोग करके, जहाँ भी जो है हम एक कि मानचित्र पर हम दूरी का संकेत 3 प्रकार से कर सकते हैं। शब्दों के कथन के द्वारा, बाय स्टेटमेंट एंड वर्ड्स, जैसे एक जो है वो 100 मील होता है, रेखाग्राफ के द्वारा जैसे सुविधायुक्त टुकड़ों में बांट सकते हैं हम, या फिर विभाजन से 1/1000 या 1/10,000 या 1/1,00,000 करके। क्षेत्र का प्रयोग हम यहाँ पे कर सकते हैं। रंगों के प्रयोग, मतलब अलग अलग रंग भर दें हम अलग अलग चीज़ों के लिए। चिन्हों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप झरने बना दें, रेखाएं बना दें, स्टैम्प्स बना दें, बिंदु पूर्ण बना दें। अब कह रहे हैं मानचित्र पढ़ने की प्रवृत्ति का विद्यार्थियों में विकास करने के लिए अध्यापक को कुछ बातों को यहाँ पे कुछ क्रियाएं करनी पड़ती है। पहला कि मानचित्र पर दिशाओं के बारे में परंपरागत तथ्यों का पुनर्विचार करना चाहिए। उन्हें विद्यार्थियों को कहना चाहिए कि वे ग्लोब पर किसी स्थान का दिशांतर और अक्षांश दिखाएं। विद्यार्थियों से ये कहना चाहिए कि मानचित्र पर 2 बिंदुओं की दूरी का मापन करें। उनसे विद्यार्थियों को कहना चाहिए कि चिन्ह का इस्तेमाल करते हुए किसी अप्रसिद्ध स्थान या बिंदु का पता लगाएं। उसे विद्यार्थियों को कहना चाहिए कि वे एक आकार के 2 मानचित्रों का अवलोकन करें और दोनों के क्षेत्रफल की तुलना करें। उन्हें विद्यार्थियों को कहना चाहिए कि वे किसी देश, राज्य, इसको भी जानते हैं, इनका क्षेत्रफल बताएं। उसे विद्यार्थियों की सड़क, रेल, रोड या नदी का मार्ग क्षेत्र का नाम बताकर पता लगाएं। ये सब उनको कहना चाहिए।